बस कुछ कदम और, बड़े चल बड़े चल, बस कुछ कदम और, बड़े चल। आखिरी दौर में अब यह अजमाइश है, आखिरी दौर में अब यह अजमाइश है, पूरी होने को तेरी अब ख्वाहिश है। बदल दे किस्मत के सितारों को, बदल दे किस्मत के सितारों को, लिख अपना भाग्य कि अब इंतजार खत्म होने को है। तू ही जीतेगा, जरूर जीतेगा, क्योंकि अब तेरी किस्मत का सूर्य उदय होने को है, क्योंकि अब तेरी किस्मत का सूर्य उदय होने को है। दुनिया में सबसे बड़ी चीज है उम्मीद। यदि आप उम्मीद खो देते हैं तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे आप। कुछ हासिल हो चाहे ना हो, उम्मीद कभी नहीं खोना हमको, क्योंकि हासिल तभी होगा जब आप उम्मीदों को जिंदा रखेंगे। आप जब आप आशाओं को जिंदा रखेंगे, उम्मीदों को जिंदा रखेंगे, हौसले को जिंदा रखेंगे, तभी आप हासिल कर पाएंगे। क्योंकि जिसके पास उम्मीद नहीं उसके पास मंजिल नहीं, जिसके पास मंजिल नहीं वो कुछ हासिल नहीं कर सकता है। आज फिर हम कुछ समस्याओं को देखेंगे जिनसे हमारे कमांडोज, हमारे जो है व्यूअर्स जो है वो दो चार हो रहे हैं, और वो समस्याएं जो है वो कई सारे लोगों के साथ में हैं। तो बेसिकली मेरी टीम जो है उन समस्याओं को जो है वो वैरायटी के आधार पर चुनती है और मुझे वो फॉरवर्ड करती है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम कुछ जो है वो जो समस्याएं जो है ऑडियो फाइल के फॉर्म में है, पहले हम उन समस्याओं को जरा ले लेते हैं। तो पहला आज के हमारे जो फर्स्ट व्यूअर हैं वो हमसे कह रहे हैं कि गितेन सर को मेरी तरफ से, मेरी दिल की तरफ से हार्दिक नमस्कार। मैं आपसे पढ़ने वाला एक स्टूडेंट हूँ जो पिछले 1 साल से आपसे पढ़ रहा हूँ। मैंने अब तक एक बार भी नीट नहीं दिया है, और अप्स एंड डाउन्स तो लगे ही रहते, वो तो आपका कोट ही है। और जंग तो नहीं लगने दे रहे हैं, कोशिश करते हैं घिस जाए। एंड मैं अगर क्वेश्चन पे डायरेक्ट आऊँ कि मेरे फादर बहुत खुश नहीं रह पाते हैं, और मेरे पापा का एक बिज़नेस था, वो पेंट बेचने का काम एंड ऑल दैट, वो उस टाइप का काम करते थे। और वो बहुत छोटे उम्र ही से जब वो 20 साल के थे तभी से मेरे जो दादा थे, जो तो मेरे पैदा होने से पहले ही नहीं रहे, उन्होंने शायद मेरे पापा को और मेरे पापा के जितने भाई हैं सबको उन्हीं इसी फील्ड में डाल दिया। तो मेरे पापा बहुत छोटे ही उम्र से ये सब कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत एक्सपीरियंस तो है, बट कभी कभी एक्सपीरियंस उतना काम नहीं आता है। आज के दिन मेरे पापा का उतना दुकान नहीं चल पाता है, और प्लस जो उनके यहाँ के मकान मालिक है वो भी जो उस जगह के किराया था उसको 3 गुना कर दिया और बोल दिया अगर नहीं हो पाए तो छोड़ दो। और मेरे पापा बहुत परेशान रहते हैं। कभी कभी ये लगता है मुझे कि काश मेरे पापा हमारे उम्र में कुछ पढ़ लेते हैं। पापा शायद कॉमर्स के स्टूडेंट थे, बट फैमिली में उस वक्त दादा का बहुत अच्छा बिजनेस था, तो सब मेरे पापा और सारे चाचा लोग जो हैं सब इसी में घुस गए। तो मुझे कभी कभी लगता है एक ऐसा चीज़ है, काश मेरे पापा पढ़ लेते तो शायद। पापा को बहुत शौक़ था कि वो एक सीए बने, बट पापा ने फिर भी बोला जो आप तुम्हें बनना है तुम बन सकते हो। तो मैंने डॉक्टर ही बनने का बोला, तो पापा ने खैर। तो मुझे लगता है यही कि काश पापा कुछ बन पाते, लेकिन इस उम्र जब उनकी उम्र 50 हो गई है, घर में हमारा इनकम का सोर्स तो अभी मेरे कोई भाई बहन हम लोग नहीं कमाते हैं, क्योंकि भी हम लोग सब छोटे हैं। मेरी जो सबसे बड़ी बहन भी है वो भी अभी पढ़ रही है, और उन्हें भी कमाने में मेरे पापा की एक बात बहुत अच्छी है अपने मेरे बाकी पापा के भाइयों से, कि वो चाहे लड़का हो लड़की हो पढ़ाने में हमेशा आगे रहते हैं, ख़ास कर लड़कियों को आगे रहते हैं। तो मेरी आपी को भी अभी तो पैसा नहीं कमाती है, मगर वो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से एमएससी कर रही हैं, एंड ही इज़ वेरी टैलेंटेड ऑल्सो, बट वो अभी कमा नहीं रही हूँ। और मेरे पापा को लगता है कैसे करें और कुछ इनकम लाएं। तो मेरा सवाल है सर आपसे
कि क्या आप क्या इंसिस्ट करते हैं मेरे पापा को एज अ यू कैन से एज अ फादर ऑफ लाइक योर स्टूडेंट, कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो बहुत एनर्जेटिक हैं, उनको लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन वो अभी क्या शुरू करें वो उन्हें समझ में नहीं आता है। हाँ, मेरे पापा जब एक छोटा सा किस्सा आपसे बता सकता हूँ कि जब मेरे पापा बहुत छोटे थे तो हमारे रिलीजन में एक वो कुरान को पूरा याद करने का एक वो होता है मदरसा में जाने का, तो और वो बहुत मुश्किल होता है। लोग बहुत बड़े हो जाते हैं तब भी वो पूरी तरीके से हिफ्ज़ नहीं कर पाते। मेरे पापा बहुत शायद टैलेंटेड ही होंगे कि वो जो लोग 20 साल तक वो चीज़ करते, पापा वो चीज़ 11 साल में कर लिए थे। और उन्हें पूरा जो एक मोटी हमारे धर्म में जो किताब होती है कुरान की, उन्हें पूरी याद थी 11 साल की उम्र में, और वो 13 ही साल में वो पढ़ाते थे। लाइक वो तो मुझे पता है कि वो टैलेंटेड तो थे, बट शायद मेरे दादा को शायद नहीं गया कि किसी को पढ़ाएं, सबको इन्हीं फील्ड में डाल दिया। तो उनको देख के कभी लगता है कि नहीं, इंसान को पढ़ना ही चाहिए ताकि सिचुएशन ऐसी ना रहे। बट तो यही सवाल है सर, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग सर, जो आप हमारे लिए कर रहे हैं, बिना कोई निस्वार्थ एवरीथिंग जो आप हमारे लिए दे रहे हैं। ज़रूर सर, आपकी भी उम्मीद करता हूँ कि मैं आपसे एक दिन ज़रूर ज़िंदगी में मिलूँगा। थैंक यू सर। और अगर प्लीज़ गितेन सर को ये अगर मेरा ऑडियो प्लीज़ पहुँचा दीजिएगा। हो सकता है मेरा प्रॉब्लम उतना बड़ा ना हो, मगर प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है ना सर। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। तो एक बहुत ही अच्छा जो है वो कोटेशन इन्होंने दिया मुझको कि प्रॉब्लम छोटा बड़ा नहीं होता, प्रॉब्लम तो बस प्रॉब्लम होता है। बहुत अच्छी बात कही लगी मुझे ये कि हो सकता है आपको प्रॉब्लम छोटा लगे पर प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है ना सर के। अच्छी बात है, आपने जो बात कही मेरे दिल को छू गई ये बात। दूसरी बात ये है कि आपके पापा जो है वो टैलेंटेड है। आपने बताया आपके पापा जो है वो पेंट का काफ़ी सारा काम समझते हैं, पेंट का बिजनेस भी किया उन्होंने और उन्हें काफ़ी समझ है पेंट की। तो मैं क्लियर कर दूं, आज अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, लेकिन आप किस गांव में हैं, किस जिले में हैं, किस जगह पर हैं, इससे बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे मुंबई के अंदर या किसी भी मेट्रोपॉलिटन शहर, इंदौर की बात करें, मुंबई की बात करें, लखनऊ की बात करें, कई ऐसे शहर हैं जहां पर आज लोग बाग अर्बन कंपनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अर्बन कंपनी एक एप्लीकेशन है जिससे कि लोग बाग जो है वो पेंट के लिए लोगों को बुक करते हैं। जो स्किल्ड वर्कर है, जिसको काम आता है, ऐसे लोग वहां पर अपना अकाउंट बना सकते हैं और वो उनके नेटवर्क से जुड़ सकते हैं और उससे उनके काफी सारा काम मिलता है और बेहतर दाम मिलता है। सोचिए कि हाल ही में अभी कुछ दिन पहले बायोमेंटर्स का हमारा एक मुंबई का ऑफिस काफी समय से बंद पड़ा था लॉकडाउन के समय। तो उस ऑफिस में कुछ फंगस वगैरह लग गया था, कुछ थोड़ा सा साफ सफाई करना था, डीप क्लीनिंग करना था। तो हमने ऑफिस को साफ करने के लिए अर्बन कंपनी से कुछ लोगों को बुक किया। वो आए ऑफिस में, पूरा ऑफिस उन्होंने साफ किया और उसका भी तकरीबन 4000 के आसपास का कुछ उसका बिल था। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सर्विसेज सस्ती, सर्विसेज काफी महंगी हैं और ये सर्विसेज अवेलेबल है। लेकिन बात वही ना, मैंने आपसे कहा किस जगह पर आप रहते हैं उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। छोटे गांव में रहेंगे तो जाहिर सी बात है अपॉर्चुनिटी कम रहेगी। मुंबई में मैं कई बार देखता हूं कि सड़क के किनारे भी लोग सो रहे होते हैं, दिन भर काम कर रहे होते हैं, रहने को जगह नहीं, तब भी लोग मुंबई आना चाहते हैं क्योंकि मुंबई में अपॉर्चुनिटी है। कहते हैं कि मुंबई एक ऐसी महानगरी है जो किसी को भूखे पेट नहीं सोने देती। वो कुछ ना कुछ उसको मिल जाता है, कुछ ना कुछ उसके लिए हो जाता है यहाँ पर, ऐसा मुंबई के बारे में लोग कहते हैं। सेम विद अदर मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑल्सो। तो अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, आपको थोड़ा सा मौका तलाशना पड़ेगा। आपको क्लियर कर दूं कि आपके पापा को कोई काम आता है, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि काम आता है ऐसे लोग अभी कम हैं। केवल कागज की डिग्री लेकर घूमने वाले लोग जो है बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। जो अच्छा कर रहे हैं उनके पास भले ही वो कागज की डिग्री हो चाहे ना हो, वो स्किल्ड है इसलिए वो अच्छा कर रहे हैं, उन्हें काम आता है इसलिए वो अच्छा कर रहे हैं। तो पापा को कम मत आकिएगा। पापा आपके जो है वो यदि केवल शहर चेंज कर दें, जगह चेंज कर दें वो, और केवल हिम्मत कर लें तो उनकी उम्र में भी, उम्र देखो, उम्र केवल आंकड़ा होता है। आपने कहा वो एनर्जेटिक है, बढ़िया, तो वो काफी कुछ बदल सकते हैं।
हैं, काफी कुछ चीजों को वो चेंज कर सकते हैं अभी भी, ठीक है। लेकिन मैं एक बात और यहां पर ऐड करूंगा कि वो 50 साल की उम्र में बड़ा स्ट्रगल करें, इससे बड़ी बात है कि हम छोटी उम्र में जो है वो ऊंची छलांग मार लें। 50 साल की उम्र में आपके फादर एक स्ट्रगल करें और अपनी पोजीशनिंग को दोबारा से तैयार करें, उससे बेटर है कि हम, आपकी दीदी जो है, आप वो जो है, आप लोग लंबी छलांग मार सकते हैं, क्योंकि आपके पास खोने को कुछ भी नहीं है, उनके पास तब भी कुछ खोने को है। आपके पास जो कुछ है वो पाने के लिए है। इसलिए मैं आपसे यही बोलूंगा कि उम्मीदें पिताजी से मत रखिए, अब उम्मीदें अब पिताजी से मत रखिए, उम्मीदें अभी अपने आप से रखिए, कि हौसले जो है अपने बुलंद रखिए और बोलिए कि ये इंसान जो है हमारे लिए इतना कुछ किया, परेशान रहा, इस इंसान को एक दिन हम जो है वो लग्जरी गाड़ी में बिठाकर घुमाएंगे, एक दिन इस व्यक्ति को हम जो है वो इसकी पसंद की शॉपिंग कराएंगे, एक बड़े मॉल में लेके जाएंगे और बोलेंगे पापा जो तुम्हें लेना हो वो तुम खरीद लो, यहां से मैं उसका बिल भरूंगा, चिंता मत करना, अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खिलाएंगे, पापा को वो दुनिया की वो सब चीजें देंगे जो उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होंगी। वो सपना ऐसा देखना चाहिए कि मैं आपकी बात समझ सकता हूं, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ये भी मैं समझता हूं इस बात को। और मैं बेटा एक बात, यदि आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यहां पर, चूंकि मैं हार्ट कनेक्ट से दिल से बोलता हूं, तो मैं बोलूंगा पिता ऑलरेडी बहुत बर्डन्ड होते हैं, कि मतलब वो अपने बारे में कभी कुछ सोचते ही नहीं, वो अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, उनके लालन पालन के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे पिता जो है, पिता होना अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो वो जितना भी किए, जितना पढ़े लिखे थे, जितना किए, वो वक्त काफी बदल गया है, लोग अब टेक्नोलॉजी से काम करने लगे हैं। तो यदि वो उससे आपको उनकी हेल्प करना है कि आप उन्हें प्लेटफॉर्म से अटैच कर दीजिए। आप पता कीजिए कि ऑनलाइन कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहां पर फ्री में उनकी लिस्टिंग हो सकती है, जहां पर लोग उनको ढूंढ सकते हैं, जहां कहां पर आप उनके बारे में बता सकते हैं कि यहां से हम उनको काम मिल सकता है। तो सिर्फ काम मिल जाएगा तो काम वो अच्छा कर लेंगे, लेकिन अभी तुमसे उम्मीद है, तुमको उनके लिए वो करना है जो वो कभी अपने लिए सोचे भी नहीं होंगे, वो करना है तुमको। तो मैं वही बोलूंगा बेटा आपसे कि आपकी प्रॉब्लम छोटी नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपसे मैं, लेकिन ये बोल रहा हूं आपसे कि अभी आपकी बहन की और आपकी बारी है कि पिता को सीना गर्व से चौड़ा हो जाए, ऐसा अचीवमेंट लाकर दिखाना, ऐसा कुछ कर दिखाना है। ऑल दी बेस्ट ना। चलिए हमारी दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं अब, जो है कि सेकंड क्वेश्चन जो हम लेते हैं वो लेते हैं। रिस्पेक्ट जितेंद्र सर, आई एम योर बायोमेंटिक्स कमांडो। सर मैं बीएससी सेकेंड ईयर कर रही हूँ। सर बीएससी इज़ नॉट माई टारगेट इज़ नीट। सर ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट है। सर जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था तो उस दौरान मेरे चाचा एक्सपायर हो गए थे और मेरी मेंटल कंडीशन कुछ सही नहीं थी। सेकेंड अटैम्प्ट दिया था तो मैंने 545 मार्क्स अचीव किए, बट सर 545 मार्क्स से मैं सेटिस्फाई नहीं थी, क्योंकि मुझे एक अच्छी रैंक चाहिए थी और एक अच्छे कॉलेज में मुझे एक एडमिशन चाहिए था। बट सर 545 मार्क्स इनफ नहीं थे, तो सर मैंने थर्ड अटैम्प्ट देने की तैयारी कर रही हूँ, इस उम्मीद से कि मेरे मार्क्स में एक अच्छी रैंक आ सके और मैं एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकूं। सर मैं पूरी डेडिकेशन लगा रही हूं कि एक अच्छी रैंक ला सकूं और आपका और अपनी फैमिली का, दोनों का नाम रोशन कर सकूं। बट सर मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। सर एंड ऑफ नवंबर मेरे सर में बहुत हेडेक होता था। एक दिन रात में बहुत तेज़ मेरा हेडेक हुआ और मैं सो गई और फिर सर मैं बेहोश हो गई। मुझे खुद ही नहीं पता लगा कि मैं बेहोश हुई हूँ या नहीं। बट सर जब सुबह सुबह मेरी मम्मा मुझे उठा रहे थे तो सर मैं उनको बेहोश मिली। सर उसके बाद हमने डॉक्टर से कंसर्न किया और डॉक्टर ने एमआरआई टेस्ट लिख दिया। देन एमआरआई रिपोर्ट मेरी नॉर्मल नहीं थी। डॉक्टर ने कहा आपको इनिशियली ब्रेन ट्यूमर है। देन सीटी स्कैन वगैरह भी हुआ, उसमें एक और बात सामने आ गई कि सीवी जंक्शन पर सर्जरी हो गई। न्यूरोसर्जन ने एडवाइस किया, कहा कि सर्जरी इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम्स हो सकती है। सर मुझे अप्रोक्सीमेट 2 मंथ हो चुका है। सर मैं अपनी स्टडी कर ही नहीं पा रही हूँ। सर मैं स्टडी पर फोकस ही नहीं कर पा रही हूँ। सर मुझे डर है कि अगर मैंने सर्जरी करवा ली तो उसे रिकवर होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं रिकवर के लिए रेस्ट कर सकूँ। सर नीट का एग्ज़ाम कुछ ही मंथ बाद है
और सर अगर मैंने सर्जरी करवा लिया तो 1 ईयर मेरा लॉस हो जाएगा। सर प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इन सब प्रॉब्लम से निकाल दो। मैं क्या करूं क्या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। सर एक तरफ मेरी हेल्थ है और दूसरी तरफ मेरा एम। आई नो सर, हेल्थ इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एम, बट सर इस बार मैं अपना 1 ईयर लॉस नहीं करना चाहती। प्लीज़ मैम और सर ये मैसेज जितेंद्र सर के पास पहुंचा दीजिए। प्लीज़ इन सब का सॉल्यूशन सिर्फ जितेंद्र सर के पास है, क्योंकि जितेंद्र सर मेरे रोल मॉडल हैं। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे जितेंद्र सर हैं। मैम प्लीज़ जितेंद्र सर के पास ये मैसेज को पहुंचा दीजिए। थैंक यू मैम। जो प्रॉब्लम बताई इन्होंने बहुत गंभीर प्रॉब्लम है ये, और मुझे बहुत दुख हुआ जानकर ये कि आपको जो है वो इस दर्द से तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। और मैं नहीं बल्कि मेरे साथ में जितने भी बायोमेंटर्स के पूरे कमांडोज हैं, सारी टीम आपके साथ में, सारे लोग आपके साथ में, लाखों कमांडो जो बायोमेंटर्स जुड़े हुए हैं वो सब आपके साथ में। बेटा आप अपने आप को अकेला मत समझना, पर हम सभी लोग आपसे ये आग्रह करेंगे कि आप अपने स्वास्थ्य पर पहले ध्यान दीजिए बेटा, क्योंकि ये जो आपने बताया कि ब्रेन ट्यूमर है, इनिशियल स्टेज में है, तो इनिशियल स्टेज में यदि ट्यूमर को ऑपरेट कर लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप बिल्कुल जो है वो भले चंगे हो जाएं, अच्छे हो जाएं, आप जो है वो 100 वर्ष से अधिक आपकी आयु हो और आप समाज के लिए बहुत योगदान दे पाए, अच्छा कर पाए। लेकिन बेटा अभी जरूरत है आपकी हेल्थ पर ध्यान देने की, तो प्लीज़ है ना, अभी आप नीट में आपका 540 बहुत अच्छा स्कोर था, आप बहुत पढ़ने में तेज हैं, अच्छी बच्ची हैं आप, ठीक है। मैं आपसे इतना ही बोलूँगा बेटा कि आप अभी जो है ना, मतलब इस समय गंभीरता से लीजिए, क्योंकि ये आपने जो समस्या बताई वो बहुत बड़ी समस्या है और आप तब भी पढ़ रही हैं। आपसे हिम्मती मैंने आज तक दुनिया में कोई इंसान नहीं देखा मैंने जिसको पता हो कि उसे ब्रेन ट्यूमर हो गया है और वो तब भी पढ़ रहा हो, तब भी एग्जाम का सोच रहा हो। बेटा तू पता नहीं कहाँ पे जाएगी, तू कितना बड़ा काम करेगी जिंदगी में। मतलब मैंने इतना हौसला, इतना जज्बा किसी में नहीं देखा जो तुम्हारे अंदर देखा मैंने के, और मैं इस जज्बे के की अपने पूरे दिल से मैं इज्जत करता हूं। मैं कहता हूं बेटा कि तुम जो है तुम जिंदगी में बहुत बड़ा काम करोगी, कुछ ऐसा तुम हासिल करोगी जिसके बारे में अभी हम कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं। ये तुम्हारी परीक्षा है एक बेटा, टफ। तो मैं आपसे ये बोलूंगा बेटा कि इस समय इनिशियल स्टेज में ट्यूमर है तो न्यूरो सर्जन से ओपिनियन लीजिए। सेकंड ओपिनियन एक और सर्जन से लीजिए, कि केवल एक सर्जन से ओपिनियन मत लीजिए। न्यूरो सर्जरी का मामला है तो आप एक से अधिक सर्जन, कम से कम 2-3 लोगों का ओपिनियन लीजिए और उसके बाद आप सर्जरी के लिए जाइए। एग्जाम का 1 साल आपको लगता है कि बेटा, तो मैं वही बोलूंगा कि पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर तुम एग्जाम में टॉप करना, ठीक है। और तुमको बायोमेंटर जो है वो तुम अपनी सर्जरी करा लो, हमें बताना बेटा सब कुछ ठीक ठाक होगा, ईश्वर करेगा सब बढ़िया होगा, पूरी टीम तुम्हारे साथ में। हम लोग तुमको जो है वो खुद पढ़ाएंगे, हम तुमको जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म का जो है एक्सेस प्रोवाइड करेंगे, और तुम्हारी सर्जरी में कोई तुम्हें जो है वो हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी तो पूरी बायोमेंटर्स फैमिली है जो तुम्हारी मदद करेगी। हम सभी लोग जो है छोटा छोटा रुपया भी कंट्रीब्यूट करेंगे ना, तो तुम्हारे लिए हम बहुत कुछ कर लेंगे बेटा, कोशिश कर लेंगे। हम लोग बहुत लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम चाहते ये है बेटा कि तुम पहले जो है वो अपनी हेल्थ पर ध्यान दो और अपने आपको पहले स्वस्थ बनाओ, उसके बाद नीट के बारे में सोचना। तुम्हारी भावनाओं की मैं पूरी कदर करता हूं बेटा, लेकिन मैं तुम्हारे को मैं चाहता हूं तुम सुरक्षित रहो और तुम जो है वो स्वस्थ रहो, इसलिए प्लीज गो फॉर सर्जरी आफ्टर कंसल्टिंग 2 मोर न्यूरो सर्जन, उनसे कंसल्ट कीजिए आप, ठीक है। कोई भी बेटा हम मदद की आवश्यकता होगी तो बायोमेंटर्स के परिवार को बताइएगा जरूर, हम लोग आपके साथ में हैं और आप जो है वो जैसा बोलेंगे हम आपकी मदद करने के लिए पूरे परिवार तैयार खड़ा है, पूरा बायोमेंटर्स फैमिली तैयार खड़ा है। आप किसी चीज से मत डरना बेटा, किसी भी तरीके की परिस्थिति होगी हम आपके साथ हैं, पूरा परिवार आपके साथ में है, और आप ईश्वर आपको हिम्मत दे इस कठिन वक्त से बाहर निकलने की, और तुम बहुत हिम्मती हो, बहुत ज्यादा हिम्मती हो। ऐसे कमांडो को मैं सलाम करता हूं जो इस टफ कंडीशन में भी जो है पढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ईश्वर तुम्हारे साथ जरूर बेटा अच्छा करेगा, बहुत अच्छा होगा, इसलिए अभी तुम पहले अपनी सेहत पे ध्यान दो। ये मेरा तुमसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि प्लीज फर्स्ट गिव अटेंशन टू योर हेल्थ, उसके बाद फिर हम है ना बेटा, तुम चिंता मत करो। 1 साल थोड़े दिन लेट ही तो होंगे यार, चूकेंगे तो नहीं ना हम, सिर्फ देर से आए पर आएंगे जरूर हम, ठीक है। एंट्री होगी, शो स्टॉपर तुम ही रहोगी बायोमेंटर की, फोड़ कर दिखाएंगे हम, ठीक है। ठीक,
तो हिम्मत रख बेटी, है ना, कि हिम्मत रख बच्चे, और बिल्कुल भी घबराना नहीं है ना, ठीक है, हम लोग सब तुम्हारे साथ में। चलिए आज का हम जो है वो तीसरा जो है वो क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड क्वेरी लेते हैं हम। नमस्ते सर, अभी मैं टारगेट बैच की रेगुलर कमांडो हूँ और इस वक्त मैं अच्छे से अपनी स्टडी करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ सर, लेकिन क्योंकि मेरी मॉम का इस कोविड सिचुएशन में डेथ हो गया, तो मुझे अपने घर को, अपने आप को और अपनी स्टडी को हैंडल करना पड़ रहा है। मुझे घर के काम करने नहीं आते बहुत ज़्यादा, बट मॉम के ना रहने से मुझे वो सब करने पड़ रहे हैं। साथ ही साथ क्योंकि मैं काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज से सफ़र कर रही हूँ, तो मुझे अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है, अपने डाइट का ख्याल रखना है और साथ ही अपनी स्टडी भी करनी है। सर, मेरी मॉम का जो डेथ है वो आज से 1 साल पहले हुआ, लेकिन मैं इस साल जब अपनी प्रिपरेशन कर रही थी उसमें कुछ ऐसा टाइम आया जहाँ मेरी जो मेंटल कंडीशंस थी कहिए काफ़ी ज़्यादा सफ़र की, जिसकी वजह से मेरा 2 मंथ का बैकलॉग लगा और उसके बाद मैं वापस रिपोजिशन हुई, लेकिन और मैं अभी उसको अच्छे से कंप्लीट भी कर रही हूँ। मैं अपनी सारी जो भी है टेस्ट दे रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। बट सर, इस वक्त व्हेन यू हैव नो वन, ममा का ना होना, और क्योंकि वो मेरी बहुत बड़ी सपोर्टर थी, बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन था हम दोनों का, वी आर लाइक फ्रेंड्स। मुझे कभी, मेरा एक्चुअल में कोई फ्रेंड भी नहीं है बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ मेरी मॉम मेरे लिए अकेली काफ़ी थी और उनके ना होने से आई लॉस्ट सो मैनी थिंग्स। माई डैड इज़ सपोर्टिव सर, बट स्टिल आई हैव टू मैनेज ऑल दिस थिंग विच इज़ क्वाइट हर्डल समटाइम। तो सर, आप प्लीज़ मुझे कुछ सजेस्ट कीजिए जिससे मैं अपने हर चीज़ को मैनेज कर लूँ और मैं अपनी मॉम को प्राउड दिलवा सकूँ जो वो चाहती थी एक्चुअल में। अब देखिए, हम सभी लोगों को लगता है कि हमारे दुख बड़े हैं, इसका दुख बड़ा है। तकलीफ किसी लोगों को ये, किन्हीं लोगों को तकलीफ ये है कि बैकलॉग लग गया, किन्हीं लोगों को तकलीफ ये है कि भाई 4 क्वेश्चन फिजिक्स के थे तो उसमें हमसे गलती कर बैठे हम के, किसी को तकलीफ ये है कि मेरे पिताजी थोड़ा कम अर्न करते हैं, किसी को तकलीफ ये है कि मेरे को जो है वो पढ़ने का मन नहीं करता, किसी को कुछ तकलीफ है। लेकिन आप जब इन लोगों की तकलीफ को सुनते हैं तो आपको लगता है कि बाकी जो दर्द, जिनको हम दर्द समझते हैं, वो तो कुछ है नेग्लिजिबल, कुछ है ही नहीं। मतलब वो दर्द जो है वो एक्चुअल में जो है वो अस्तित्व में ही नहीं है। जिनके सामने हम देखें तो वो, उनको दर्द कहना ही जो है वो मतलब ये मतलब वो एक प्रकार से समझ लीजिए कि वो जायज बात नहीं है। ठीक है, आप सोचिए कि एक बच्ची बोल रही है कि उसने अपनी माँ को, मदर को उसने खो दिया है इस कोविड के चलते के, और उसने अब घर का काम भी देखना पड़ रहा है, पिताजी का ध्यान रखना पड़ रहा है, कैसे पढ़ना है, कैसे हिम्मत बनाए रखना है। ये देखो, कई आप में से किसी ने कभी कहा, अभी हाल ही में देख रहा था मैं, किसी पिछले कमेंट किसी ने कहा कि ये हार्ट कनेक्ट नहीं है, इट शुड बी द गर्ल कनेक्ट। किसी ने लिखा कमेंट कि इसका नाम गर्ल कनेक्ट होना चाहिए। सर, लड़कियों की प्रॉब्लम को ही लेते हैं। आप बताओ कि जो है मैं, ऐसा नहीं है, ये प्रॉब्लम जो है वो टीम सेलेक्ट करती है, वो सेलेक्ट करती है प्रायोरिटी बेसिस पर। ठीक है, अब बताओ आप कि यहाँ पर लड़का लड़की की बात नहीं, यहाँ पर बात है एक तकलीफ की, एक फेज की, जहां से व्यक्ति गुजर रहा है। ठीक है, मैं बोलूंगा बेटा तुमको जो है एक बात ध्यान रखो अच्छे से कि हम लोग क्या करते हैं कि घर का काम करते हैं बहुत सारा और पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसमें कई बार क्या होता है हमारा समय और एनर्जी बहुत सारा लग जाता है उसमें। ठीक है, आपको आपके पापा से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा और आपको इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि आपको घर में किसी हाउस हेल्प को एंटर करना पड़ेगा ताकि वो आपके कुछ छोटे छोटे कामों को वो मैनेज कर दे। अब आप बोलेंगे सर कि हाउस हेल्प को रखेंगे तो एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। मैं कहता हूं आपसे कि हर चीज की अपनी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तुम नीट के लिए तैयारी कर रही, तुम भविष्य की बनने वाली डॉक्टर हो, और यदि तुम जो है घर का बहुत सारा काम करोगे तो तुम्हारा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जिसको हम लोग एक कॉन्सेप्ट होता है मैनेजमेंट के अंदर, उसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं सुबह उठकर जो है पूरे घर की झाड़ू लगाऊं और मैं पूरे घर का सब सामान तरीके से जमाऊं, मैं उसके बाद मैं घर के बहुत सारे काम करूं, कपड़े धोऊं, बहुत सारे काम करूं, तो मैं करने में मैं कर सकता हूं, उससे मैं कोई छोटा नहीं हो जाऊंगा, मैं जो हूं वही रहूंगा बैठ के। लेकिन समस्या यह है कि मेरे जैसे आदमी को सुबह उठ के लेक्चर रिकॉर्ड करना चाहिए कायदे में, मेरे जैसे आदमी को जो है वो पेशेंट को देखना चाहिए कायदे में। तो यदि मैं 1 घंटा लेक्चर रिकॉर्ड करता हूं तो हजारों बच्चों के तक पहुंचता हूं, उनके लिए मदद करता हूं। मैं 1 घंटा पेशेंट देखता हूं तो कई सारे पेशेंट की दुख तकलीफ में दूर करता हूं। यदि मैं उस घंटे को झाड़ू लगाने में खर्च कर दूंगा तो आप बोलोगे कि सर ये जायज बात नहीं है। ये
आप झाड़ू लगाने के लिए किसी को रख लीजिए, लेकिन आप अपना काम कीजिए अच्छे से, क्योंकि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहां ज्यादा है। यहां पे आप काम करेंगे तो दूसरों को भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। लेकिन यदि आप दूसरा काम करेंगे, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, तो उससे क्या होगा कि उससे आपकी एनर्जी वहां लग जाएगी, तो आप यहां कैसे एनर्जी लगाएंगे? सच्चाई यही है। हम लोग जो है वो हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द प्रायोरिटी इन आवर लाइफ। अभी आपके साथ मैं मानता हूं कि बहुत बुरा हुआ बेटा, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपकी मदर की आत्मा को शांति मिले, और जो है वो आपको वो ऊपर से ब्लेसिंग्स दे रही हैं, वो आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं, आपको पूरे पल पल देख रही हैं। उनकी उम्मीद है कि उनकी बेटी एक दिन बड़ी डॉक्टर बनेगी, और कई लोगों की माँ और बाप का साया हटने से रोकेगी। मतलब वो कुछ ऐसा करेगी कि माँ बाप का साया बच्चे के साथ रह सके, उठ के किसी और को अपनी मां ना खोना पड़े, ऐसा कुछ वो करेगी। किसी के लिए तो ऐसा कर पाएगी उठ के, इतनी सक्षम होगी मेरी बेटी। वो खुद चाहती है कि आप तरक्की करें, आप बेहतर करें। आपको थोड़ा सा अपने देखो इमोशनल सपोर्ट जहां तक पापा को देना है, फैमिली को देना है, उसके लिए बिल्कुल आप रेडी रहिए, हमेशा आप अवेलेबल रहिए। लेकिन घर के काम के लिए मैं आपके पापा से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी हाउस हेल्प का अरेंजमेंट करें, किसी ऐसे व्यक्ति को घर में लेके आए जो व्यक्ति इन घर के कामों को मैनेज कर सके, ताकि बेटी पढ़ सके। क्योंकि बेटी के ना पढ़ने की कॉस्ट ज्यादा है, यदि वो पढ़ लेगी तो वो कुछ अच्छा कर लेगी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फंडा यहां पर लगाना। जिंदगी में एक बात याद रखना कि तुम कहां पे समय लगाते हो, इस बात को हमेशा कैलकुलेट करना कि उस समय को तुमने यहां लगाया होता तो तुम्हें क्या मिलता। ठीक है, यानी आपके पास में जो अपॉर्चुनिटी है, जो मौका मिला है आपको, उस मौके को आप कहां पर इस्तेमाल कर रहे हो उस पर निर्भर करता है। समय कुछ नहीं है, समय एक मौका है। टाइम इज एन अपॉर्चुनिटी। तो उसको कहां लगा रहे हैं, उससे हमको सही राइट आउटकम मिलता है। तो इसलिए मैं बोलूंगा आपसे कि आपको अभी फिलहाल में आपकी समस्या का सिर्फ ये सॉल्यूशन है कि किसी हाउस हेल्प का अरेंजमेंट कीजिए और आप पढ़ने पर पूरा फोकस कीजिए, ताकि आप मंजिल तक पहुंच सकें, आप अपने लक्ष्य तक आप पहुंच सकें। यही एकमात्र इसका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है। और आपके साथ पूरा परिवार है। आपके दुख में आपने लिखा कि आपकी सहेली थी, आपकी मदर, और आप उनसे बहुत क्लोज थे। तो मैं समझ सकता हूं कि माँ किसी की भी हो बेटा, माँ होती है कि माँ आपकी दोस्त हो चाहे ना हो, पर माँ होती है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी माँ को खोता है तो समझ लीजिए कि वो सच में जो दुख होता है उसका, वो दुख माँ और पिता के वो बड़ा दुख होता है। मैं देखता हूं कि कई बार कि जो है वो कई लोग कोविड के दौरान कई लोगों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया है, और जो बहुत बड़ा एक दर्द है जो कभी भूल नहीं पाएगा इंसान वो। और मैं यही बोलूंगा बेटा कि तुमको इतना सक्षम बनना है कि तुम किसी और की माँ को खोने से बचा सको। तो इसलिए पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है। चलिए, अब ये तो ऑडियो में आए हुए क्वेश्चंस थे जो ऑडियो के रूप में भेजे गए थे। अब मैं बात करूंगा उन क्वेश्चंस की जो मुझे जो है वो मेल पर आए हैं। तो उनमें से कुछ क्वेश्चन को मैं लूंगा। एक क्वेश्चन मेरे सामने आया है, होप आपसे इसका सॉल्यूशन मिल जाए। सर, मैं किसी लड़की को देखता हूं तो मैं उससे आई कांटेक्ट नहीं कर पाता। मैं अपना बेस्ट देता हूं, फिर भी पता नहीं क्यों मेरी आईज सामने वाले के आई कांटेक्ट के बजाय उनके चेस्ट पर चली जाती है। आई एम वेरी सॉरी सर, पर मेरी लाइफ की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इससे स्टडी भी अफेक्ट कर रही है सर, और इस वजह से मैं किसी भी फीमेल से जल्दी बात नहीं करता। मुझे ये भी मालूम है कि उनके पास सिक्स सेंस है, पर मैं जो नहीं सोचता हूँ और जो भी देखता हूँ, मेरे आईज मुझे शर्मिंदा कर देते हैं और कर देते हैं। मैं क्या करूं सर? मैं कोई बैड वीडियो भी नहीं देखता। मैं अगर आई कांटेक्ट कर भी लूं तो सामने वाले अपने ड्रेस वगैरह सही करने लगते हैं। जैसे आपने एक स्टोरी में आपके फ्रेंड के बारे में बताए थे कि वो भी जब आपके ग्रुप में आता है तो कुछ गर्ल्स अनकंफर्टेबल फील करते हैं। सेम सर मेरे साथ भी होता है। आई स्वेयर सर, मेरे इंटेंशन कभी भी कुछ गलत सोचना या करने के लिए नहीं रहते हैं सर। मैं एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना चाहता हूं सर, प्लीज हेल्प मी। उम्मीद है सर आप कुछ सलाह देंगे। थैंक यू सो मच। अब देखिए, अब यहां पर जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि ये एक गिल्टी या आत्मग्लानि से भरे हुए हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि किसी से बात करते तो आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं और इनकी नजर जो है वो चेस्ट पे चली जाती है सामने वाले की, जिसके चलते जो है वो ये अनकंफर्ट, सामने वाला भी अनकंफर्टेबल फील करता है और ये भी अनकंफर्टेबल फील करते हैं। देखो बेटा, ऐसा है कि तुमने ऐसा दिमाग में बैठा लिया है ये अपने,
ठीक है। हमेशा जब आप बिल्कुल ऑनेस्ट रहेंगे, आपके अंदर कोई भी नेगेटिव विचार नहीं रहेगा, कोई भी आपके बारे में कोई ऐसा विचार जिस विचार में आप सामने वाले व्यक्ति के बारे में गलत नहीं सोच रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पर आई कांटेक्ट कर पाएंगे आपके। आप ये मत, आप जैसे ही आप सोचते हैं कि सामने वाली लड़की है, उससे मुझे बात करना है, तो आपके दिमाग में वहीं पे जो है वो आप वहीं पर अपना रूट बदल देते हैं। मैं कहता हूं कि आप जो है जिस किसी से भी बात कर रहे हैं ना, उसको नॉर्मल समझिए। आप लड़का लड़की में देखना बंद कर दीजिए। आप अपने दोस्तों से तो बात करते होंगे, और बिलीव मी, जब हम जो है लड़कियों को लड़कियों की तरीके से ना देख के नॉर्मल रहते हैं, उनसे एकदम नॉर्मल रहते हैं, तो वो भी कंफर्टेबली बात कर पाती है, क्योंकि उनको ये लगता है कि नहीं, सामने वाला व्यक्ति हमको लड़की समझकर बात नहीं कर रहा सिर्फ, ठीक है। तो वो कंफर्ट, यदि आप नॉर्मल बात कर रहे हैं कि बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो वो कंफर्टेबल फील करती है। लेकिन जब जैसे ही आपके दिमाग में आता है कि ये लड़की है, अपोजिट जेंडर है, मुझे इससे कैसे बात करना है, तो सडनली आपका पूरा हाव भाव चेंज हो जाता है आपका। और वो हाव भाव चेंज इसलिए होता है क्योंकि आपने दिमाग में एक परसेप्शन बिठा रखा है वो चीज का, और आप उससे बाहर निकल जाएंगे, उस मैट्रिक्स से बाहर निकल जाएंगे, तो आपको लगेगा नॉर्मल है। मुंबई के अंदर इतने सारे जो है कोएड स्कूल है, सब नॉर्मल रहते हैं एकदम, कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आप बॉयज है गर्ल है, नॉर्मल बात करते हैं। ऑफिस के अंदर इतने सारे लोग काम करते हैं, कैसे काम करेंगे आप बताइए? कल को आप डॉक्टर बन जाएंगे, आपके साथ में जो है नर्स काम कर रही होंगी, आपकी बैचमेट जो है डॉक्टर्स होंगी, तो आप क्या करेंगे? आप क्या जो है वो नीचे ही देखते रहेंगे पूरे समय, ठीक है? क्या करेंगे? कैसे सामना करेंगे आप इसका? तो आपको अपने इस गिल्टी से बाहर निकलना पड़ेगा, इस ग्रंथि से बाहर निकलना पड़ेगा। टॉक टू समवन, बात कीजिए, अपने मन से ये दिमाग से निकाल दीजिए कि एवरीबॉडी वो आपके बारे में बुरा सोच रहा है, आपके बारे में। क्योंकि देखो, आपको बता दूं, जब आप एकदम ऑनेस्टली नहीं बात करते हैं तो लड़कियां सेंस कर लेती हैं। इसको, ये बात को मजाक में मत लीजिएगा, लड़कियां सेंस कर लेती हैं। आप एकदम बिल्कुल आप सोचिए मत उसके बारे में। आप सोचिए जैसे मेरे लड़के दोस्त हैं और वैसे एक ये है, स्ट्रेंजर है, चलो कोई बात नहीं, नॉर्मल बात कर रहे हैं, ठीक है। डोंट लुक एट जेंडर, लुक एट एज ए होलिस्टिक पर्सनालिटी। देखिए वो पूरा इंसान है, तो इंसान के तौर पे बाहर की, क्योंकि बातें करते दिमाग ब्रेन यूज करते हैं, वैसे देखिए। बाकी नेचुरल जो हम कहते हैं कि जो प्राकृतिक अट्रैक्शन होता है वो सबके दिमाग में होता है, वो उसको लेके हम अपने को कोई कॉम्प्लेक्स रखना ही नहीं चाहिए उसको लेके। भाई कोई 10 लोग हैं, 10 में से कोई आपको अच्छा लगने लगता है, तो वो अच्छा लगना एक अलग बात है, उसका क्या एजुकेशन आगे हुआ वो भी एक अलग बात है, क्या हुआ उसका क्या परिणाम निकला वो भी एक अलग बात है। लेकिन उसको लेकर अपनी पर्सनालिटी में एक प्रकार से एक गिल्टी बना लेना, ये प्रॉब्लम है। यहीं से शुरुआत होती है कि कई बार आप जो है वो गलत स्टेप ले लेते हैं। मैं वही कहता हूं आपसे कि ये सही उम्र है। आपने बहुत ईमानदारी के साथ क्वेश्चन पूछा है बेटा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप जिस समस्या को सामने लेके आए ना, ये बहुत कम बच्चे बता पाते हैं इसको उठ के। तुम रियलिटी में तुम एक अच्छे इंसान हो, पर तुम केवल और केवल तुमने अपने लाइफ में कम लड़कियों से आपने बात किया, आपने बात नहीं कर पाया किसी से, या आपके दिमाग में एक जेंडर बायस रहा है आपके दिमाग में, या आपके आसपास का परिवेश वैसा रहा होगा, तो कई चीजें बेटा यहां पर हो सकती है। तो मैं बोलूंगा ट्राई टू बी नॉर्मल, नॉर्मलाइज। सोचिए मत कि मैं वीडियो नहीं देखता हूं, कुछ नहीं, एवरीथिंग। मैंने कहा ना आपसे कि जिंदगी में हमेशा एक्सट्रीम पे जाना बुरा होता है। मैं वही कहता हूं आपसे कि आप अपने आप को एक इंसान, ह्यूमन बीइंग के तौर पे देखिए। लड़का मत समझिए, सामने वाले को लड़की मत समझिए, नॉर्मल बात कीजिए, अच्छी बात कीजिए, कंफर्टेबल बात कीजिए, दिल में सोचिए ही मत इस बारे में, तो आपके दिमाग में विचार नहीं आएगा। और दूसरी बात है कि याद रखो, ईमानदार लोग आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, ऑनेस्ट लोग आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, और वो सबसे बड़ा सबूत होता है ऑनेस्टी का। ट्राई, अब कोशिश करना, तुम सीधा डायरेक्ट आंख में आंख डाल के बात करना, ठीक है। ये सोचना मत, क्योंकि तुम सोचते हो सामने वाला उसको सेंस कर लेता है कि तुम्हारी नजर कहां जा रही है। डोंट थिंक लाइक दैट, ऐसा मत सोचिए, नॉर्मल रहने की कोशिश कीजिए, सब ठीक हो जाएगा बेटा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। डियर सर, being from a lower middle class family, my family has many times suffered from the bad behavior and dishonesty by some bad people. But I have always seen my parents saying, भगवान सब देख रहे हैं, इंसान को उसके कर्म की सजा भगवान देते हैं. But having a scientific thinking, I don't find it practical. And I have
also seen many bad people living like heaven. So I want to ask you, does God really punish bad people? Hope this will address my problem. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तुमने मुझसे एक क्वेश्चन किया है कि जो है एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं जहां पर जो है कई लोग चीट किए होते हैं और आप पेरेंट्स कहते हैं कि ईश्वर सब देख रहा है, भगवान सजा देगा, तो क्या वाकई ऐसा होता है? तो मैं आपको इस पर एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं कि एक बार क्या होता है, एक आदमी जीवन में बहुत अच्छा काम करता है, किसी का बुरा नहीं करता है, कोई बुरा नहीं करता है, और वो आदमी जो है वो आदमी जो है वो मतलब तकलीफ में होता है, परेशानी में होता है वो आदमी। तो वो उसको कोई बताता है कि एक दूसरे गांव में जो है कोई जंगल के पास में एक बाबा बैठे हुए हैं, और वो बाबा जो है बड़े ज्ञानी सिद्ध बाबा हैं। आप तुम उनके पास जाओगे तो निश्चित तौर पे बताएंगे कि तुम्हारी परेशानी का हल क्या है, और तुमको वो मदद करेंगे, कुछ ना कुछ शायद जिंदगी बदल जाए। वो आदमी बहुत परेशान रहता है, तो सोचता चलो उनके पास जाके मिल लेते हैं। और उसी गांव में एक दूसरा आदमी होता है, बहुत ज्यादा बदमाश, बहुत बदमाश, ठीक है, इसका बुरा कर, उसका बुरा कर, उसको ठग, इसको ठग, यानी तमाम तरह के उल्टे सीधे काम करता है। और गांव वाले चाहते हैं कि कहीं से दूर जाए ये। तो उस बुरे आदमी को मालूम चलता है कि जंगल में एक बाबा आया हुआ है और इस बाबा के पास कई लोग मिलने आते हैं। तो इस बाबा से उसने कहा कि जाके पूछूं तो कि आगे चल के क्या कर पाऊंगा, बैठ के पूछता हूं उससे जाके कि भाई कौन बड़े आसामी हैं तुम जिनके पास गए होगे, तो जाके कभी लूटूंगा उन लोगों को बैठ के। तो वो एक बुरे इंटेंशन से, केवल मजाक उड़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से उस बाबा के पास जाने का कोशिश करता है। अब जब मंजिल एक ही है, दोनों, एक अच्छा आदमी एक बुरा आदमी, गांव के अंदर से दोनों उस जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। सफर लंबा होता है, रास्ते में दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। वो बताता है कि भाई मैं तुम्हारे ही गांव का हूं, वहां रहता हूं। वो कहता है हाँ मैं उस जगह रहता हूं। बोलता है कि वो दूसरा समझ जाता है, अच्छा वाला आदमी, कि ये बुरा आदमी ये बहुत बुरा आदमी है, ये एक तरह का जो है वो लुटेरा है, ठग है, और मुझे सावधान रहना पड़ेगा इससे। तो वो अच्छा आदमी जो है वो सावधानी के साथ दोनों साथ, अब जंगल में कोई नहीं तो दो, एक से भला दो, जा रहे होते हैं वो लोग। आधा से अधिक सफर पूरा तय करते हैं। इतने में क्या होता है कि वो जो अच्छा आदमी होता है उसके पैर में एक बड़ा सा कांटा चुभ जाता है। मतलब इतना बड़ा कांटा वो पैर में चुभता है, मतलब बहुत तकलीफ होती है उसको। उस कांटे को निकालने में खून हो जाता है। वो अपने जो भी गमछा होता है उससे बांधता है अपना, और लंगड़ाते हुए फिर चलता है आगे। बोलता है क्या यार, इतना बड़ा कांटा चुभ गया, इतनी तकलीफ हो गई, कहाँ मैं फंस गया, जंगल में आ गया हो, बाबा के पास जाना। तो अब आधा रास्ता तो तय कर चुके, चलो चलिए आगे बढ़ते ही है। वो बुरा आदमी भले ही हो, लेकिन वो उसकी कोशिश करता है कि उसकी मदद करे। तो वो चलते आगे जब जाते हैं तो उस बुरे आदमी को जबकि पैर में कुछ टकराता है, बुरे आदमी के पैर में कुछ टकराता है। वो देखता है एक छोटा सा जो है यहाँ पे छोटा सा एक जो है वो छोटा सा एक मिनी संदूक जैसा कुछ जमीन में गड़ा हुआ है। वो निकालता, देखता है उसमें सोने की मोहरें हैं, उसके अंदर 10 सोने की मोहरें उसके अंदर हैं। वो तो खुश एकदम, अरे सोने की मोहरें मिल गई मुझे, बाबा तो बड़े चमत्कारी हैं, बाबा के पास जाने में देखो रास्ते में कुछ करना ही नहीं पड़ा मेरे को, सोने की मोहरें मिल गई। अब वो बहुत खुश। ये अच्छा आदमी बोलता है कि यार क्या न्याय है, ईश्वर का कोई न्याय होता ही नहीं है। इस आदमी को देखो, ये इतना बुरा होके इसको सोने की मोहरें मिल गई। मैं गरीब आदमी, मुझे एक मोहर मिल जाती मैं खुश रहता, मेरे को कुछ नहीं मिला। मेरे को पैर में इतना बड़ा कांटा चुभ गया कि इसका इलाज कराने में और खर्चा करना पड़ेगा मेरे को, क्या करूं। अब वो पहुंचते हैं बाबा के पास। वहां पहुंचकर जो है वो जब जाते हैं तो उससे पूछते हैं, तो बाबा देखते हैं वो अपना तो ज्ञानी होते हैं। वो बोलते हैं कि भाई सब करके कि भाई बोलता है कि जब वो सच बुरा आदमी कहता है बाबा एक मोहर तो आपकी बनती है, क्योंकि मुझे आपके पास आने में ही फायदा हो गया मेरे को। तो बाबा कहते हैं नहीं, हम धन मन से हमें कोई मतलब, तुम रखो अपने पास या इनको दे दो। खैर, तो वो जब वो बुरा आदमी वहां से चला जाता है तो अच्छा आदमी बाबा से बोलता है बाबा ये कोई न्याय है क्या, ईश्वर होता ही नहीं है, मतलब कुछ होता ही नहीं है, मतलब ये कैसे कि आप जो है वो कहते हो कि ईश्वर सब देख रहा है। अब देखो अब मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैं आया, मेरे पैर में कांटा चुभा और देखो अब लंगड़ा था वो आपके पास आया, और ये आदमी जिंदगी भर ऐसा काम किया और देखो इसको सोने की मोहरें मिल गई इसको। तो बाबा आंखें बंद करते हैं, थोड़ी देर बोलते हैं तुम्हें पता है कि कई बार हम जो काम करते हैं ना वहां पे कहीं ना कहीं हमारी डेस्टिनी होती है। मैं कहता हूं, हालांकि मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बोलूंगा कि डेस्टिनी हम खुद भी तय करते हैं, ठीक है, तो लेकिन कहीं ना कहीं मौका और अपॉर्चुनिटी होती है। तो वो कहते हैं कि तुम शायद से आज तुम्हारे साथ में कुछ और बुरा होता, ज्यादा बुरा होता, जो मैं देख पा रहा हूं कि आज तुमको किसी झूठे आरोप में तुमको आज फांसी लग जाती।
आज तुमको राजा के आदमी पकड़ कर ले जाते झूठे आरोप में और तुमको फांसी लग जाती, लेकिन तुम अच्छे कर्मों के कारण, ईश्वर सब देख रहा था, तो तुम्हें वो तकलीफ नहीं हुई, तुम्हें सिर्फ कांटा चुभा। और ये मानकर चलो कि तुम्हें सिर्फ कांटा चुभा और तुम जो है वो उस बड़ी तकलीफ से बच गए हो। अब आदमी एकदम डर जाता कि आज फांसी हो जाती है तो कांटा ही चुभा, चलो कांटा चुभना तो बहुत मामूली चीज उसके सामने। और फिर बताओ उसका क्या, उसकी किस्मत में वो था कि वो बड़ा राजा बनेगा, ही में बिकम ए किंग, वो राजा बन सकता था, लेकिन वो सिर्फ सोने की कुछ मोहरे में कन्वर्ट होकर रह गया। वो इतने बुरे कर्म थे कि उसका पूरा सिंहासन, पूरा राज्य जो है वो 4-5 मोहर में बनकर रह गया। वो तुम बताओ, खोया कि पाया उसने खोया, बहुत बड़ा खोया उसने, उसका राज सिंहासन, उसका राज्य, मान सम्मान सब खो दिया उसने, कुछ नहीं बचा उसके पास। वो मोहरे लेके डांस कर रहा है। और तुमने कितना पाया, तुम सोचो, जीवन पाया तुमने। तो सच्चाई तो यह है कि हम ईश्वर की महिमा को नहीं समझ सकते। और मैं देखो, मैं डॉक्टर हूं, मैं तमाम चीज जानता हूं, लेकिन मैं वही कहता हूं आपसे कि कई बार है ना, आप 99% जब प्रयास करते हैं तो 1% किस्मत वहां साथ जरूर होती है, और जो सारा डिफरेंस दुनिया में है ना, वो 1% कर जाता है। 1% डिफरेंस खेल खेल जाता है पूरा। 1% वो 1% पूरा खेल कर देता है। वो 1% काम तभी करता है जब 99% आप एफर्ट करते हैं। तो कभी ये मत सोचिए, एक समय तमाम तकलीफें होती हैं, बहुत चीजें होती हैं, लेकिन ये होता है कि कभी ना कभी सूर्य उदय जरूर होता है, अंधियारे के बाद उजियारा जरूर होता है। हो सकता है तुम्हारे परिवार का उजियारा तुम हो। सुंदर पिचाई, आप जानते हैं गूगल के सीईओ हैं, अल्फाबेट के सीईओ हैं, और सुंदर पिचाई आज जो है उनकी नेटवर्थ जो है वो $600 मिलियन से अधिक है। $600 मिलियन से अधिक उनकी नेटवर्थ है। हर साल वो जो है वो $6 मिलियन से अधिक जो है वो कमाते हैं। मतलब जो आंकड़ा मुझे लगता है, यहां तक मैंने जो देखा इंटरनेट पे आंकड़ा, तो सुंदर पिचाई बहुत अमीर आदमी है आज वो। लेकिन आपको पता है कि ये जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इनका सिलेक्शन हुआ तो इनके पास उसकी जो डिस्काउंटेड फीस थी उसके भरने के पैसे भी नहीं थे। इनके पास अमेरिका तक पहुंचने के टिकट के पैसे नहीं थे। इनके पिताजी ने जो है बहुत मेहनत किया कि अपने खेत गिरवी रखकर किसी से उधार लिया, बहुत कोशिश किया इनके फादर ने, और इनके सपने को पूरा करने के लिए फादर ने अपने ऊपर कर्जा लिया और अपने बेटे को पढ़ने के लिए अमेरिका भेज दिया, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। और जो भी करके अपना वो कैसे रहे होंगे। और सोचो कि सुंदर पिचाई अपने घर मिलने नहीं आए जब पूरे पढ़ने के दौरान, जब तक पूरी पढ़ाई चलती रही वो अपने घर एक बार भी नहीं आए, क्योंकि घर आने में किराया लगता, और अमेरिका से फ्लाइट लेकर यहाँ इंडिया आने में, फिर वापस जाने में इतना बड़ा खर्चा होता। तो पिताजी उतनी पोजीशन में नहीं थी कि उतना बड़ा खर्चा उठा पाते। तो सुंदर पिचाई पूरे 4 साल 3 साल जब तक कोर्स चलता रहा अपने घर मिलने नहीं आए। जब नौकरी लग गई, जब उनको वहां पे कुछ कमाई होने लगी, तो वहां से फिर वो टिकट पकड़ के अपने यहाँ आए, अपने माता पिता को भी अमेरिका लेके गए। तो सोचिए, आज सुंदर पिचाई के पास क्या नहीं है, बताइए क्या नहीं है उनके पास में। पूरी दुनिया पे रूल है। गूगल और अल्फाबेट तो पूरी दुनिया पे रूल कर रहे हैं एक प्रकार से, इनडायरेक्टली। इंटरनेट इज ऑल। व्हाट इज इंटरनेट राइट नाउ? गूगल एंड यूट्यूब। इंटरनेट का मतलब ही वो बन गया है कि आप कुछ ढूंढते हैं, गूगल पे चले जाते हैं, आप कुछ देखते हैं, यूट्यूब पे पहुंच जाते हैं आप। फेसबुक, इंस्टाग्राम, 5-7 आदि आप एप्लीकेशन और वेबसाइट हटा दें आप, तो क्या बचा इंटरनेट में? कुछ बचा ही नहीं इंटरनेट में। तो कहने का मतलब यह है कि परिस्थितियां कई बार जो है वो आपकी परीक्षा ले रही होती है। तो आप जो इस तकलीफ की बात करें ना बेटा, तो मैं ये नहीं बोलता हूं आपको, आपके माता पिता को मैं बोलता हूं कि देखिए वो जो कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने शायद एक सूर्य को जन्म दिया हो। आप देखिए भगवान श्री कृष्ण को जन्म देने वाले जेल में बंद थे। तकलीफें तो उनको भी हुई, लेकिन जन्म कृष्ण का हुआ, जन्म कृष्ण का हुआ, नाम श्री कृष्ण का हुआ। तकलीफ तो भगवान राम को भी हुई थी, जंगल में गए जब वो। तकलीफ तो भगवान को भी हुई है बेटा, तकलीफ तो भगवान को भी हुई है। किसको तकलीफ नहीं हुई? क्या ईसा मसीह को तकलीफ नहीं हुई? यीशु को, उनको भी तकलीफ हुई है। याद रखना, तकलीफ इंपॉर्टेंट नहीं है, आउटकम इंपॉर्टेंट है कि क्या तुमने पाया वो इंपॉर्टेंट है, क्या तुमने दुनिया को दिखाया वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो इसलिए बेटा आगे से मैं यही बोलूंगा आपसे कि बिलीव इन गॉड, अंधविश्वास मत कीजिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए। और ईश्वर हम सब के अंदर है। ईश्वर जहां हम ढूंढ रहे हैं वहां नहीं है,
वो तुम्हारी हमारी आत्माओं के अंदर है, हमारे अंदर है, हमारी भावनाओं के अंदर है, हमारे दूसरे के प्रति कॉपरेशन, सौहार्द, समाज में हमारे अच्छे रोल, उसमें ईश्वर बसा हुआ है। ईश्वर आपकी हवा में है, आपके पानी में, हर जगह पर है। ईश्वर को किसी विशेष स्थान पर मत ढूंढिए। सबका ईश्वर भी अलग अलग नहीं है, वो सब एक जैसे ही है। सबके लिए एक ही सूर्य उगता है, सबके लिए एक ही रात होती है, एक ही दिन होता है। तो इसलिए ईश्वर को समझने वाले हम बहुत छोटे लोग हैं, इसलिए उस पर प्रश्न उठा पाना हमारे लिए संभव नहीं कि हम उस पर क्वेश्चन उठा पाए हम, ठीक है। यानी आध्यात्म एक ऐसी चीज है जिसके बारे में अभी भी हम जो है वो अज्ञानी हैं। मैं उस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं इस पर कुछ बोल पाऊं। मैं इतना ही बोलूंगा आपसे कि डोंट लूज होप बेटा, क्योंकि उम्मीद ही सब कुछ है। मैंने शुरू में कहा था ये बात। चलिए मिलेंगे अगले एपिसोड में हार्ट कनेक्ट के, और आगे वो कुछ समस्याओं को और लेंगे। तो आप अपनी समस्याओं को दिए गए ईमेल आईडी पर आप भेज सकते हैं। दूसरी बात है, अपनी समस्याओं को आप ऑडियो फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में और ईमेल के थ्रू आप भेज सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।